चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम अशोक है। 12वीं कक्षा की एग्जाम पूरी होने के बाद घर वालों ने मुझे नर्सिंग करवाने का निश्चय कर लिया था। तो अब मुझे किसी भी हालत में नर्सिंग करने के लिए कॉलेज के लिए निकलना पड़ता था। सुबह 7 बजे उठता था और शाम को 7:30 बजे के करीब वापस घर लौटता था। इन दोनों जिंदगी कुछ खराब सी चल रही थी और पूरा का पूरा दिन पढ़ाई के अंदर ही गुजर जाता था। कहीं भी किसी भी प्रकार का एंजॉय करने का मौका ही नहीं मिलता था। और ऊपर से मेरे पापा हमेशा मेरी पढ़ाई के पीछे ही पड़े रहते थे। बस उन्हें तो किसी तरह मुझे नौकरी पर लगाना था, जिस वजह से मैं आज तक कभी खुलकर अपनी जिंदगी को नहीं जी पाया। लेकिन वो कहते हैं ना, पापा हमेशा हमारे भले के लिए ही सोचते हैं। अगर हम उनकी बातों से निकलकर कहीं दूसरी जगह पर जाते हैं तो हमारे लिए वो चीज कहीं ज्यादा गंदी साबित हो सकती है। कुछ ऐसा ही हुआ था मेरी जिंदगी में, जब मैं अपने पापा को अपने दुश्मन मान बैठा था। मुझे लगता था कि ये सिर्फ अपने मतलब के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर मुझे समझ में आ गया कि एक माँ और बाप अपनी औलाद के लिए क्या कुछ नहीं करते। तो आइए जानते मेरी जिंदगी के साथ हुआ एक सबसे खौफनाक और डरावना किस्सा, जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, ये तब की बात है जब शनिवार का दिन था और सुबह सुबह मुझे अपने नर्सिंग कॉलेज के लिए निकलना था। लेकिन उस वक्त मेरे एक दोस्त ने बताया था कि आज उसका बर्थडे है और वो शाम को अपना बर्थडे मनाने वाला है, और उसने मुझे किसी भी हालत में बर्थडे पार्टी को अटेंड करने को कहा था। लेकिन मैं जानता था कि मेरे पापा मुझे इसकी परमिशन नहीं देंगे। लेकिन इसके बावजूद भी मैंने अपने पापा से काफ़ी बार ये मन्नतें की कि मुझे आज के लिए जाने दें। किसी तरह मैंने अपने पापा को मना ही लिया और तब जाकर मैं काफ़ी खुश हुआ। हालांकि जाते वक्त मैंने अपने पापा को बोल दिया था कि आते समय मुझे लेट हो जाएगा, जिसके लिए उन्होंने मुझे मना किया था कि जल्दी घर लौट जाना। लेकिन मैंने मम्मी को सारी बात बता दी थी कि हो सकता है आज मैं वापस घर भी ना आ सकूं और वहीं पर रुक जाऊं। और साथ ही मैंने अपने बैग के अंदर कुछ कपड़े भी डाल दिए थे ताकि कल मुझे वहां से आने में कोई दिक्कत ना हो और सुबह नहा धोकर वहीं कपड़े पहनकर नर्सिंग जा सकूं। फिर हम कॉलेज में पहुंचे तो हमें वहां पर मेरा दोस्त मिला, मेरा दोस्त अरुण, जो कि आज बर्थडे बॉय था। मैंने उसके पास जाकर उसे बर्थडे विश किया। फिर उसने बताया कि आज शाम को शहर की सबसे बड़ी होटल के अंदर उसकी पार्टी है और उसके पापा भी शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन थे, तो उनका शहर की सबसे बड़ी होटल में पार्टी बनाना कोई बड़ी बात नहीं थी। फिर उसके बाद मेरे काफ़ी सारे दोस्त भी उसकी पार्टी में जाने को बेताब थे, क्योंकि उसकी पार्टी इतनी ज़्यादा आलीशान होती थी कि हमारे स्कूल में कोई और बंदा उसकी तरह पैसे नहीं उड़ाता था। खैर, उसके पापा तो एक बिजनेसमैन थे, तो उसकी होड़ करना तो किसी के बस की बात नहीं थी। फिर उसके बाद शाम होते होते मैं अपने काफ़ी सारे दोस्तों के साथ उसके पार्टी वाले हॉल में पहुंचा। वहां जाकर मैंने देखा कि उस होटल का एक कोना तो उसके बर्थडे के लिए ही सजाया धजाया गया था और उसके पापा भी आज होटल में आने वाले थे। वहां पर इतने सारे लोग इकट्ठा हो चुके थे जितने तो हमारे गांव में भी नहीं थे, और पैसे वाले आदमी की जानकारी होना कोई बड़ी बात नहीं थी। मगर आज जो होने वाला था वो सभी की सोच से परे था। शाम के करीब 8 बजे के लगभग तो केक मंगवाया गया और उसके बाद केक काटना शुरू हो गया। कुछ देर तक तो इसी तरह लोग सेलिब्रेट करते रहे। फिर उसके बाद वहां पर म्यूजिक चलाकर लोगों ने डांस करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर उसके बाद हमारे दोस्त ने हमें बताया कि अब हम बर्थडे को सेलिब्रेट करने के बाद होटल से बाहर निकलकर हमारे घर चले जाएंगे। दरअसल उसका घर काफ़ी बड़ा था, जिसके अंदर मैं तो क्या, मेरे पूरे दोस्तों के साथ साथ हमारी पूरी फैमिली और उसके साथ ही लगभग आधा मोहल्ला तो उस घर के अंदर शिफ्ट हो जाता। लेकिन मैंने उसके लिए मना कर दिया था, क्योंकि मुझे तो आज के ही आज अपने घर जाना था। उसको मना करने के बाद शाम के तकरीबन 11:30 बजे के आसपास मैं उस होटल से निकला, ये उम्मीद लेकर के शायद कोई रिक्शा मिल जाएगा। लेकिन जैसे मैं उस सड़क पर उतरा तो मैंने देखा कि सड़क तो एकदम सुनसान पड़ी थी। ताज्जुब की बात तो ये थी कि वो एक नेशनल हाईवे था, मगर इसके बावजूद भी गाड़ियों को वहां कम देखकर मुझे काफी ज्यादा हैरानी हो रही थी। एक तो उस नेशनल हाईवे पर किसी हाईवे की तरह भीड़ नहीं थी और ऊपर से वो कुछ डरावना भी लग रहा था।
कुछ दूर आगे जाने के बाद मुझे सड़क के किनारे 2 लाइट चमकती हुई नजर आई और फिर मैं जैसे उसके पास पहुंचा तो मैंने देखा कि मुझे वहां एक ऑटो रिक्शा वाला नजर आ रहा था। उसे देखते मैंने उसे अपने गांव का नाम बताया और उसे वहां तक चलने को कहा। तो उस ऑटो वाले ने कहा, भाई साहब हम चले तो जाएंगे लेकिन आपका किराया ज़्यादा लगेगा। उस वक्त मुझे उस ऑटो वाले पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था क्योंकि वो मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाने जा रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी मेरे पास कोई और चारा नहीं था। तो मैंने उस ऑटो वाले से कहा, और ठीक है भाई साहब ज़्यादा ले लेना लेकिन सही समय पर घर छोड़ दो। इस बार जब मैंने उस ऑटो ड्राइवर से प्रार्थना की तो वो मान भी गया और उसने थोड़े कम पैसे के अंदर ही मुझे छोड़ने को बोल दिया। फिर उसके बाद मैं उसकी ऑटो में बैठ गया। उसने बताया कि रास्ता थोड़ा खराब है इसलिए बाहर की बातों पर ज़्यादा ध्यान मत देना। पता नहीं क्यों लेकिन मैं उस ऑटो ड्राइवर की इन बातों को ठीक से समझ नहीं पा रहा था। फिर उसके बाद धीरे धीरे ऑटो ड्राइवर ने ऑटो को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। कुछ दूर आगे जाने के बाद मेरी नज़र सामने की तरफ नजर आने वाले एक खरगोश पर पड़ी। दरअसल वो खरगोश पहले तो देखने में नॉर्मल लग रहा था, लेकिन उस ऑटो ड्राइवर ने अचानक ही ऑटो को वहीं पर रोक दिया और ऑटो की हेडलाइट को एकदम से बंद कर दिया। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि ऑटो ड्राइवर कोई लूटमार करने वाला है, इसलिए मैं जोर जोर से उसके ऊपर चिल्लाने लगा। मैं इस कदर आवाज़ देने लगा था कि मेरी आवाज़ों से ऑटो ड्राइवर भी डर गया और उसने मुझे समझाते हुए कहा, देखो बेटा चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बाप के समान ही हूँ, डरने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें सही सलामत घर छोड़ दूंगा। लेकिन इस समय परिस्थिति हमारे साथ नहीं है, कुछ देर में हमें यहीं पर रुकना होगा। लेकिन मेरे सामने उस आदमी को झुकना पड़ा और उसे ना चाहते हुए भी अपने ऑटो को स्टार्ट करना पड़ा। फिर जैसे उसने ऑटो को स्टार्ट किया तो उसके सामने वाला नज़ारा देखकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे, मेरा दिल दहल गया था। दरअसल मैंने देखा कि सामने सड़क के ऊपर कुछ देर पहले मुझे जो खरगोश नजर आ रहा था, अब उस खरगोश की आकृति काफ़ी ज़्यादा बदल गई थी और वो अब काफ़ी ज़्यादा डरावना भी लग रहा था। दरअसल अब उसकी खोपड़ी के अंदर से धुआं निकल रहा था और अब वो अजीब सी आवाज़ निकाल रहा था। ये सब देखते उस ड्राइवर ने कहा, मैंने तो बेटा तुमसे कहा था कि ज़िंदगी को खतरे में मत डालो, लेकिन तुमने मेरी बात ही नहीं मानी। इतना कहने के बाद उसने ऑटो को एकदम से भगाना शुरू कर दिया। इतना तो मैं जान गया था कि अब ये खरगोश जैसा राक्षस हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा, लेकिन इसके बावजूद भी वो ऑटो ड्राइवर ऑटो को स्पीड में भगाने लगा। इस बार ऑटो कहीं भी रुकने को तैयार ही नहीं थी, लेकिन जब मैंने खरगोश की आकृति को सामने वाले कांच में देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। डर से मेरे पूरे शरीर में सनसनी मच गई। दरअसल मैंने देखा कि जो खरगोश मुझे किसी सामान्य खरगोश की तरह प्रतीत हो रहा था, अब वो पूरी तरीके से बदल चुका था। उसका आधा शरीर किसी जानवर की तरह था तो वही आधा शरीर किसी इंसान की तरह नजर आ रहा था। अब तो मैं पूरी तरीके से विश्वास कर चुका था कि ये कोई सामान्य जानवर नहीं है बल्कि एक प्रेत है और अब इसने हमारा पीछा पकड़ लिया है और अब ये महज इतनी जल्दी हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। उस ऑटो ड्राइवर ने अपनी ऑटो को इतना ज़्यादा तेज स्पीड में भगाना शुरू कर दिया था कि अब हवा भी उस ऑटो से टकरा कर मेरी आंख में घुस रही थी और आंख में बहुत तेज जलन महसूस हो रही थी। कुछ देर तक तो वो इसी तरह अपनी ऑटो को तेज रफ्तार में भगाता रहा, लेकिन कुछ देर के बाद ऑटो से उसका कंट्रोल खोने लगा और जिसका मुझे डर था वही हुआ। ऑटो एकदम से डगमगाने लगी और फिर हम एक पेड़ से टकरा गए। ऑटो इतनी जोर से उस पेड़ से टकराई थी कि मेरा सर तो सामने वाले पाइप से टकरा गया और वो ड्राइवर पहले उस ऑटो से नीचे कूद गया था। मैं एक भयानक हादसे का शिकार तो हो गया था, लेकिन मुझे अपने शरीर पर काफ़ी कम चोट आई थी और मैं अभी भी एकदम सही सलामत था। तो फिर मैं अपनी जगह से उठा और अपने आजू बाजू में देखने लगा। मुझे पहले तो कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद मैं उस एक्सीडेंट वाली जगह से उठा और उसके बाद सामने वाले इस सड़क की तरफ जाने लगा। उसके बाद मैं जैसे इस सड़क पर पहुंचा तो मैंने देखा कि वो ड्राइवर सड़क के बीचों बीच बैठा हुआ था। उस ड्राइवर को सही सलामत देख मुझे अंदर ही अंदर एक सुकून सा महसूस हो रहा था, क्योंकि अब हम दोनों आराम से यहाँ से निकल सकते थे। जब हमने पीछे पलटकर देखा तो हमने पाया कि अब हमारे पीछे की तरफ हमें किसी भी खरगोश का भूतिया रूप नजर नहीं आ रहा था, यानी कि अब हम दोनों एकदम सही सलामत और पूरी तरह से सेफ थे।
उसके बाद मैंने उस ड्राइवर से कहा, अरे अंकल जी, अब यहाँ से निकलते हैं। अगर हम यहाँ पर रुके रहे तो वो शैतान हम दोनों को मार देगा। मैंने इतना कहा ही था कि उसने एक भयानक आवाज में कहा, तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ? इतना सुनते मेरे कान एकदम से खड़े हो गए। फिर मुझे अपने पीछे से आवाज आई, अरे बेटा वहाँ क्या कर रहे हो? वो मेरा बहरूपिया है जो तुम्हें अपने जाल में फंसाना चाहता है। इतना सुनते मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि असली ड्राइवर तो जस्ट मेरे पीछे खड़ा था, यानी सामने की तरफ मौजूद वो आदमी खरगोश वाला भूत ही था। उसे देखकर मैं इतना ज्यादा डर गया था कि अब मेरी जुबान लड़खड़ाने लगी थी और मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। तभी मैं उल्टे पैर वहां से भागने लगा और हैरान की बात तो ये थी कि उस हैवान ने मुझे हाथ तक नहीं लगाया था, यहाँ तक कि वो मुझे उस वक्त कुछ भी कर सकता था, लेकिन इसके बावजूद भी उसने मुझे छुआ तक नहीं। ये बात मुझे ज़्यादा हैरान कर रही थी, क्योंकि अगर वो शैतान चाहता तो मुझे उसी वक्त ख़त्म कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा क्यों नहीं किया? ये बात मेरे दिमाग को कंफ्यूज करने में लगी हुई थी। फिर उसके बाद उस ड्राइवर ने कहा, तुम बाल बाल बच गए, वरना अब तक मैं तुम्हारी लाश को घसीट रहा होता। आज तो मेरे पूरे दिमाग में टेंशन ही टेंशन फैल गई थी। समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर चल क्या रहा है। फिर उसके बाद उस ड्राइवर ने कहा, अब हम यहाँ से रुकमणी मोहल्ले के लिए निकलते हैं। रुकमणी मोहल्ला यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, और अगर वहाँ पर पहुँच गए तो शायद ये प्रेत हमारा पीछा छोड़ दे। वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, वो ज़रूर हमारी मदद करेंगे। ऊपर से इस वक्त काफ़ी ज़्यादा रात भी हो गई थी, तो हमें इस बात की भी चिंता थी कि रात में वहाँ पर कोई जगा हुआ भी होगा या फिर नहीं। हमें डर लग रहा था कि अगर वहाँ कोई जगा हुआ नहीं हुआ तो फिर हमारा बचना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। फिर उसके बाद हम दोनों किसी तरह अपने कदमों को बढ़ाते हुए आगे की तरफ जाने लगे। वो रास्ता भी किसी जंगलों के अंदर से घिरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि ये कोई जंगल है। हालांकि उस ड्राइवर ने बताया कि वो रात दिन इन इलाकों में घूमता है। ये कोई जंगल नहीं बल्कि एक वीरान इलाका है, जहां पर सरकार की तरफ से पेड़ लगाए गए हैं, और उन पेड़ों की मात्रा इतनी ज़्यादा थी कि उनके अंदर से निकलना भी मुश्किल हो रहा था। वो इतने घने थे कि उनके कांटे लगातार हमारे माथे से टकरा रहे थे। ऊपर से इतना ज़्यादा अंधेरा था कि हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद हमें ऐसा लगा कि उन पेड़ों को कोई हिला रहा है, और वो हिलने की आवाज़ बार बार हमारे कानों तक पहुंच रही थी। कुछ देर तक तो ऐसा ही होता रहा। फिर उसके बाद हमें ऐसा लगा कि कोई बहुत तेज तेज कदम पटकते हुए हमारी तरफ आ रहा है, और जैसे ही मुझे इस बात का एहसास हुआ तो मैंने एकदम से अपनी गर्दन को घुमाया और अपने पीछे की तरफ देखने लगा। जैसे ही मैंने पीछे देखा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। उस वक्त मेरा पूरा शरीर डर से थर-थर कांपने लगा था, क्योंकि मैंने देखा कि मुझे वहां पर वही खरगोश के रूप में नजर आने वाला आदमी दिखाई दे रहा था, जिसकी गर्दन के अंदर से सफेद रंग का धुआं निकल रहा था। उसे अपने पीछे आता देख मैं बुरी तरह से डर गया और एकदम वहां से भागने लगा। इस बार मैं सरपट भागा। मेरे साथ साथ वो आदमी यानी कि उस ऑटो का ड्राइवर भी तेज गति से भाग रहा था। हम दोनों कुछ दूर तक तो ऐसे ही तेज तेज भागते रहे, लेकिन उसके बाद हमारी सांसें फूलने लगी और हमारे पैरों में भी बहुत जोर का दर्द होने लगा था। इसलिए ना चाहते हुए भी हमें एकदम से ही रुकना पड़ा। हम एक पेड़ के नीचे रुके थे, और एक बार के लिए जब हमने हमारे पीछे पलटकर देखा तो हमें अपने पीछे की तरफ कोई भी नजर नहीं आ रहा था। एक सेकंड के लिए ही सही, लेकिन हमने एक चैन की सांस ली। उस वक्त मैं काफी ज्यादा डरा हुआ था। हम दोनों अभी उस पेड़ के नीचे बैठे ही थे कि तभी हमें ऐसा लगने लगा कि कोई बहुत तेज गति से हमारी ओर आ रहा है। हम दोनों उस पेड़ की जड़ के पास जाकर बैठ गए और आजू बाजू में देखने लगे। कुछ देर तक तो वो आवाज इसी तरह आती रही, लेकिन उसके बाद ऐसा लगा कि कोई अब वहां पर आकर थम गया है। लेकिन हैरान की बात तो ये थी कि हमें किसी की झलक तक नजर नहीं आ रही थी, ना ही कोई दिखाई दे रहा था। इस वक्त तक मेरा माथा पूरी तरह से सनक गया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब करे तो करे क्या। उसके बाद मेरी हालत को देखकर वो ड्राइवर समझ गया था कि मैं अब बेबस हो चुका हूँ और डर के मारे थर-थर कांप रहा हूँ। तो उसने कहा, चिंता मत करो बेटे, मैं तुम्हें किसी भी तरह यहाँ से जिंदा निकाल दूंगा, बस धैर्य बनाकर चुपचाप मेरे साथ ही रहो। उस आदमी की बातों से मुझे थोड़ा बहुत साहस तो मिल रहा था, लेकिन दूसरी तरफ ऐसा भी लग रहा था कि हम दोनों बहुत ही बुरी तरह फंस गए हैं।
पता नहीं हमारा क्या होगा। फिर उसने बताया कि यहाँ से थोड़ा आगे एक मस्जिद है जो अजमेर की एक दरगाह है। सुना तो मैंने भी बहुत था कि उस दरगाह के अंदर भूत प्रेत जैसी कोई भी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती और जो काली शक्ति वहां पर पहुंच जाती है उसे वहीं पर कैद कर लिया जाता है। उस दरगाह का नाम सुनते ही मन के अंदर एक अजीब सा सुकून मिलता था। कहीं ना कहीं उस दरगाह का नाम किसी विशेष शक्ति से जुड़ा हुआ था। उसका नाम लेते ही जैसे भगवान का स्मरण हो जाता था। राजस्थान के सुप्रसिद्ध जिले अजमेर के अंदर उस दरगाह का नाम भूतों की मुक्ति में सबसे ऊपर लिया जाता है। भारतवर्ष में वो काफ़ी ज़्यादा विख्यात भी है। कहते हैं कि उस दरगाह के अंदर एक बार भूत प्रेत से पीड़ित इंसान को लाया जाता है तो वो मुक्त हो जाता है और उस आत्मा को जंजीर से बांध लिया जाता है। इस बात में कितनी सच्चाई थी और कितनी नहीं, इसके बारे में मैं तो बिल्कुल भी नहीं जानता था, क्योंकि घर वाले भी मुझे इस दरगाह के आसपास भी नहीं भटकने देते थे। लेकिन हकीकत क्या थी और क्या नहीं ये मैं आज तक नहीं जान पाया। लेकिन मेरे साथ जो आदमी मौजूद था वो उस दरगाह पर काफ़ी ज़्यादा विश्वास करता था। अब ना चाहते हुए भी मुझे उस आदमी के पीछे पीछे जाना पड़ा, क्योंकि बात अब जान पर आ गई थी। अगर मैं वहाँ उसके पीछे पीछे नहीं जाता तो मेरी लाश के वो शैतान टुकड़े टुकड़े कर देता। फिर उसके बाद वो आदमी उन झाड़ियों के अंदर से निकल गया और उस तरफ चल पड़ा जिस तरफ वो अजमेर की दरगाह थी, और उसकी दूरी यहाँ से कुछ ज़्यादा दूर नहीं थी। हमने उस मोहल्ले को तो इग्नोर कर दिया था और अब हमने सोच लिया था कि बस किसी तरह उस दरगाह के पास पहुँच जाते हैं, क्योंकि वहाँ दिव्य शक्ति रहती हैं जो इन काली शक्तियों को महज अपनी चमक से ही बैकफुट पर धकेल देती हैं। उसके बाद मैं उस आदमी के पीछे पीछे उस दरगाह की तलाश में निकल पड़ा। हालांकि अब भी दिल में एक अजीब सा डर बैठा हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे हम उस दरगाह की तरफ बढ़ने लगे जो यहाँ से महज कुछ दूर आगे ही थी। लेकिन उस दरगाह तक पहुँचने के लिए हमें एक सुनसान और वीरान जगह को पार करना था जो दिखने में काफ़ी ज़्यादा भयभीत करने वाली थी। कुछ देर तक तो वो आदमी ऐसे ही पैदल पैदल चलता रहा, लेकिन फिर हम दोनों को एकदम से ही ऐसा लगने लगा कि हमारे अलावा कोई दूसरा भी हमारे आजू बाजू में मौजूद है और जिसका हम सिर्फ एहसास कर सकते हैं, पर वो हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। जब हमें इस चीज़ की भनक लगी तो उसने कहा, देखो बेटा, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक काम करो, अपने आजू बाजू मत देखो और चुपचाप सामने रास्ते की ओर देखो। उस आदमी की बात में काफ़ी अच्छे से मान रहा था, तो मैं उस आदमी के कहे अनुसार उसके पीछे पीछे चलता जा रहा था। हम दोनों एक सड़क पर पहुंच गए। बस सड़क से थोड़ी ही दूर आगे उस दरगाह का परचम नजर आ रहा था, लेकिन इससे पहले एक तेज तर्रार ट्रक ने उस आदमी को एकदम से टक्कर मार दी और वो आदमी सड़क से उछलकर एकदम से नीचे गिर पड़ा। उसकी हड्डी पसली बुरी तरह से टूट गई। जैसे मैंने उसकी तरफ ध्यान दिया तो मैंने पाया कि कुछ ही पल के अंदर वो ट्रक किसी जानवर के रूप में बदल गई, और ये देखकर मैं ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा कांपने लगा। लेकिन मैंने सोच लिया था कि अब मैं उस आदमी का साथ नहीं छोड़ूंगा। किसी तरह मैंने उस आदमी को सहारा दिया और उसे उठाकर वापस से अपने साथ लेकर जाने लगा। तभी उस आदमी ने मुझसे कहा, बेटा तुम चले जाओ यहाँ से, वरना ये शैतान तुम्हें भी मार देगा। लेकिन मैंने उस आदमी की बात नहीं मानी, क्योंकि वो आदमी मेरी जान बचाने के खातिर यहाँ तक आया था। किसी तरह मैं उस आदमी को घसीटते हुए दरगाह की तरफ लेकर जाने लगा। दिल में एक अजीब सा डर था कि कहीं किधर से भी कोई भी गाड़ी आकर टक्कर ना मार दे, जो कि सड़क के ऊपर वो काली शक्ति मंडरा रही थी, जो कभी भी हम दोनों को घातक परिणाम दे सकती थी। इसलिए डरते हुए हम दोनों किसी तरह आगे बढ़ते रहे। उस आदमी के दोनों पैरों के अंदर बहुत ज़्यादा चोट आ गई थी, तो उसके पैर भी अब लटक गए थे। लेकिन किसी तरह उसका हाथ पकड़कर हम लड़खड़ाते हुए उस दरगाह के एकदम पास पहुंच गए, और उस दरगाह के एकदम पास पहुंचते ही हमें एक सुकून का एहसास हुआ। मैं उस ऑटो ड्राइवर को लेकर उस दरगाह के अंदर चला गया, और अंदर जाते कुछ लोग भागते हुए मेरे पास आ गए और उन्होंने हमें संभाला। इस वक्त तक मेरी हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुकी थी और मेरा सर भी बहुत ज़ोर से दर्द कर रहा था। वो सभी हम दोनों को अंदर ले गए और वहाँ पर हमें बैठा दिया गया। उस आदमी को काफ़ी ज़्यादा चोट आ गई थी, तो उसे एक दरी के ऊपर लटा दिया गया, और वहाँ पर एक काजी बाबा ने मेरे ऊपर झाड़ फूक करना शुरू कर दिया। उसके बाद मेरी आंखों के सामने कुछ अजीब सा दिखाई देने लगा, और उसके बाद पता नहीं क्यों लेकिन मेरी आंखें एकदम से बंद हो गई।
आंख बंद होने के बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी नहीं मालूम, क्योंकि उसके बाद जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने देखा कि अब मैं एकदम सही सलामत था और अपने हाथ पैरों को एकदम सही ढंग से हिला पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि मेरा शरीर पहले की तरह एकदम नॉर्मल हो गया है। और जब मैंने दूसरी तरफ उस ऑटो ड्राइवर को देखा तो मैंने पाया कि उसकी हालत काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी थी। ये देखकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। फिर मैंने पूरी बात उस काजी बाबा को बताई तो उसने बताया कि वहाँ पर इस तरीके की शक्तियों का दिखना भी एक आम बात है। उसने बताया कि वो रास्ता पूरी तरीके से हॉन्टेड है, रात में वहाँ से कोई नहीं गुजरता और मुझे नहीं पता कि उस रास्ते की हकीकत क्या थी और वो खरगोश वाली चीज़ वास्तव में क्या थी। लेकिन दोस्तों उस दिन जब मैं घर लौटा तो मेरे पापा ने मुझे काफ़ी ज़्यादा डांट लगाई और फिर कभी भी मैंने उस खरगोश वाले शैतान के बारे में जानना ठीक नहीं समझा, क्योंकि अब उन चीज़ों से मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लगने लगा था। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।